हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे। अक्सर लोग ये परेशान होते हैं कि साहब हमारा मुकदमा लिखा 1 साल हो गया, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई। देखिए, आज बात करेंगे हम दोनों पक्षों में। कहने का ये मतलब है कि अभियुक्त पक्ष में भी बात होगी और बात होगी वादी पक्ष की भी, जिसने मुकदमा लिखाया है। तो पहले बात कर लेते हैं जिसने मुकदमा लिखाया है। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि 498 अर्थात दहेज का मामला जो लिखाया जाता है, दहेज का मुकदमा जब लिखाया जाता है तो वादिनी बहुत खुश होती है, लेकिन लिखा देने के बाद वो फिर झेलना शुरू कर देती है। कैसे? कि भाई उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, लोग जेल नहीं जा रहे हैं। तो जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो रही है, जेल जाने वाली बात तो अलग की बात है। चार्जशीट क्यों नहीं फाइल हो रही, सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि जब चार्जशीट फाइल नहीं होगी तो कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेगा तो सम्मन नहीं जाएगा, वारंट नहीं जाएगा, तो आदमी जेल कैसे जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि देखिए, अगर जेल जाने की बात अगर है तो संगीन मामला है, जब संज्ञेय मामला है, हीनियस क्राइम है, जैसे 376 हो गया, 302 हो गया, तो इसमें चार्जशीट फाइल हो या न हो, आदमी ऐसे भी जेल चला जाएगा। आईओ की ये जिम्मेदारी है, मुकदमा लिखते ही उसको जेल भेजे। अब जैसे 498A, 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट, ये सब अगर मामले हैं तो इसमें चूंकि आप जानते हैं 7 साल से कम की सजा वाले मामले हैं, तो इसमें आज जेल आदमी नहीं जाएगा, अभियुक्त जेल डायरेक्ट नहीं जाएगा। लेकिन इसी के साथ अगर 313 ऐड है, 354 ऐड है, 376 या 377 ऐड है, तो 100% चार्जशीट से कोई मतलब नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी है, तुरंत जेल भेजना चाहिए। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि न तो आदमी जेल जाता है और न ही आदमी जो है उसके मुकदमे में चार्जशीट फाइल होती है। तो ऐसी पीड़िताओं के लिए सबसे पहला काम करना क्या चाहिए? अगर आप मुकदमा लिखा चुकी हैं, मुकदमा दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो आपके लिए मैं पहला बता दूं रास्ता कि आप उस FIR को लगाते हुए एक एप्लीकेशन लिखिए। उस एप्लीकेशन को जाके अपने उच्च अधिकारियों को दीजिए, थाने पर मत दीजिए। थाने पे वैसे भी FIR दर्ज है, कुछ नहीं होने वाला है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अर्थात SSP को दीजिए, SP को दीजिए, अगर कमिश्नरेट है तो ACP को दीजिए, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर को दीजिए। मतलब ये कि वरिष्ठ अधिकारियों को जाके दीजिए कि साहब इसमें इतना इतना टाइम हो गया है, 90 दिन से ज़्यादा हो गया है, या 6 महीने से ज़्यादा हो गया, या साल भर ज़्यादा हो गया, आज तक ना तो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, ना तो आज तक जो है चार्जशीट फाइल हुई, न इसमें कोई हमारे गवाही ली गई, बयान लिए गए, कोई जांच इंक्वायरी इसमें नहीं हो रही है। तो 100% उसमें चार्जशीट जल्दी से जल्दी फाइल हो जाएगी। ये आपका पहला रास्ता है। दूसरा ये कि अगर काम फिर भी नहीं चल पा रहा है, कोई मतलब नहीं, पैसा वैसा लेके साठ-गांठ करके अभियुक्त से सब काम चल रहा है, हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता ना, सभी करप्ट होते हैं, लोग ईमानदार होते हैं, टाइम से विवेचना करके कोर्ट को फाइल भेज देते हैं, रिपोर्ट भेज देते हैं। लेकिन अगर आपके मुकदमे में ऐसा नहीं हो रहा है तो भी अगर एप्लीकेशन देने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आया, तब आप सीधे हाई कोर्ट का रुख करिए। गारंटी है कि आयु तलब हो जाएगा, अर्थात दरोगा अपने आप वहाँ हाई कोर्ट ने उसको बुलाना है, अपने आप हाई कोर्ट बुला लेगी, भैया आप जवाब दो। और हाई कोर्ट जब बुलाएगी तो दरोगा को नहीं बुलाती है, ज़्यादा मामलों में सीधे वरिष्ठ अधिकारी अर्थात SSP को बुलाएगी, CO को बुलाएगी। क्या हो भाई, क्यों, क्या बात है? अगर मामला 376 वगैरह है, न चार्जशीट फाइल हुई न गिरफ्तारी, तो गारंटी है कि आईओ की शामत गुजर गई, इसमें कोई दो राय नहीं, परेशान हो जाएगा। अगर आप हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट अगर चले गए, अगर हीनियस क्राइम 302 है, 376 है, इन सब 354 है, अगर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ठीक है, और बिल्कुल गिरफ्तारी ना करते हुए न चार्जशीट टाइम पे फाइल हो रही है, DPS एक्ट है, तमाम ऐसे मुकदमे हैं, तो दिक्कत हो सकती है आईओ।
तो ये आपका दूसरा रास्ता। अब सवाल ये है, अभी वादी की ही मैं बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि चार्जशीट फाइल हो गई जल्दी जल्दी में, या जल्दी जल्दी में नहीं तो 6 महीने भले फाइल हुई, लेकिन वो गलत हो गई। गलत क्या हो गई? जितने लोगों का आपने नाम बताया उतने लोगों की नहीं है, नाम काट दिया गया है। चलिए नाम काटा नहीं गया है, अगर नाम फिर भी जितना नाम है उतना ही है, लेकिन सही जांच नहीं करी गई है, तो भी आप धारा 173 सब क्लास 8 सीआरपीसी में री इन्वेस्टिगेशन पुनः विवेचना कराने का आदेश ले सकते हैं कोर्ट से। ये अब चलिए, ये तो रही बात वादी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं कि अगर अभियुक्त है, एक चीज और वादी की तरफ से, वो री इन्वेस्टिगेशन किस ग्राउंड पे होगी, आप उसको भी जरा 1 मिनट के लिए समझ लें भाई, उसको भी समझना जरूरी है। जो री इन्वेस्टिगेशन होगी वो किस ग्राउंड पे होगी। अब ऐसे तो नहीं है कि भाई हवा में हो जाएगी। जो हमने बताया धारा 173 सब क्लास 8 सीआरपीसी की, तो उसमें एक केस था, आपको बताते चले, उस केस का भी जिक्र कर दें, ताकि जब अगर री इन्वेस्टिगेशन का आवेदन दें, अगर कोर्ट रिजेक्ट करे या स्वीकार करे या ना माने, तो आप उसका हवाला दे सकते हैं। ये हमारे नए अधिवक्ता बंधुओं के भी काम की बात है। एक केस है किशन लाल बनाम धर्मेंद्र बाफना, ये सन 2009 का केस है। सन 2009 7 SCC 685 पेज नंबर। इस केस में साफ साफ ये कहा गया कि जांच पुनः की जा सकती है, इन्वेस्टिगेशन पुनः कराने का आदेश भी दिया जा सकता है। वो क्या आदेश होना चाहिए, किन ग्राउंड्स पे होना चाहिए? चलिए, पहला नंबर, यदि मामले में नए तथ्य सामने आ गए हों, अगर जो मामला है उसमें नए तथ्य सामने आ गए हों, प्रकाश में आ गए हों, पहला ग्राउंड। दूसरा ये कि यदि वरिष्ठ न्यायालय इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि मामले में किया गया अन्वेषण कलुषित या अनुचित है। कहने का मतलब, जो वरिष्ठ न्यायालय है वो इस आदेश या इस विचार पर पहुंचता है कि भाई जो इसमें दिया गया है, ये मामले में अन्वेषण किया गया है वो अनुचित है, वो गलत है, तो भी इसका आदेश मिल जाएगा। तीसरा आपको बता दें, यदि वरिष्ठ न्यायालय को ये अनुभव होता है कि न्यायिक दृष्टि से पुनः अन्वेषण कराना न्यायोचित एवं न्याय संगत है, जरूरी है उचित न्याय के लिए कि इसकी जांच पुनः कराया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है, तो ऐसे मामलों में वो री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकती है, पुनः विवेचना करा सकती है। अब अगर कोर्ट को लगता है कि जो सामग्री एकत्रित की गई, जो साक्ष्य, एविडेंस, जो गवाही, ये सब चीज़ें जो एकत्रित की गई हैं वो अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो भी वह अंतिम रिपोर्ट को इनकार कर सकता है। इस स्थिति में मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करता है, उसे धारा 190 सीआरपीसी के अधीन इसकी अधिकारिता प्राप्त है। कहने का ये मतलब, री इन्वेस्टिगेशन के जो हमने 3 आपको कारण बताए, कि जो 3 ग्राउंड बताए, इस आधार पे भी री इन्वेस्टिगेशन होना स्वाभाविक सी बात है। अब एक और केस आपको बता दें, जाहिरा हबीबुल्ला एच शेख बनाम गुजरात राज्य। ये मामला है 2004 और ब्रैकेट में और 4 SCC 158। ये आपको हमने केस का टाइटल इसलिए बता दिया कि भाई जो नए अधिवक्ता बंधु हैं, अगर वो री इन्वेस्टिगेशन कराना चाह रहे हैं, अब उन्हें कोई लॉ नहीं मालूम है, कोई केस नहीं मालूम है, तो भाई उनको भी दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दिया हमने। तो ये इस तरीके से आप री इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी यही कहा गया है कि पुनः विवेचना
कराई जा सकती है, सही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुनः सजगता से और सही लगन से विवेचना करे विवेचक। चलिए, ये रही बात पुनः विवेचना की। अब बात कर लेते हैं अभियुक्त पक्ष की तरफ से। अगर आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा लिखा दिया गया है, लिख गया है, दर्ज हो गया है, तो देखिए, आप कभी भी मुकदमे में लापरवाही बिल्कुल ना करें। जैसे ही आपके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, आपको तुरंत जमानत करानी चाहिए। अगर मामला गिरफ्तारी वाला है, 7 साल से अधिक सजा वाला है, तो तुरंत आपको एंटीसिपेटिव बेल में जाना चाहिए, पहला। अगर 7 साल से कम की सजा है, जैसे दहेज वगैरह का मामला है, तो सीधे आपको जब जब विवेचक बुलाए, जब जब विवेचना में आपको हाजिर होने के लिए कहे, तब तब आप जाइए। बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब चार्जशीट फाइल हो जाए, ठीक है, तब आप सीधे पे कोर्ट में जाइए, जमानत कर। एक बात और, री इन्वेस्टिगेशन का अधिकार, गौर से सुनिएगा, री इन्वेस्टिगेशन का अधिकार, पुनः विवेचना का अधिकार वादी को भी होता है, प्रतिवादी को भी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल वादी ही करा सकता है। जैसे जरूरत कहाँ पड़ जाती है आपको बता दें, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका नाम FIR में नहीं है और चार्जशीट में पहुंच गया है, तो आप री इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं कि साहब मेरा नाम FIR में था ही नहीं, ये फालतू का जांच में हमारा नाम लिख दिया गया है, चार्जशीट में मुझे अभियुक्त बना दिया गया है। तो आपको री इन्वेस्टिगेशन में जाने से आपको भी फायदा मिल जाता है। दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा कि बलात्कार जैसे मामलों में आपका नाम नहीं शामिल था, ध्यान से सुनिएगा, आपका नाम नहीं शामिल था, लेकिन 164 के बयान में आपका नाम आ गया और आप जेल चले गए, या बाहर ही हैं लेकिन आपका नाम आ चुका है, या चार्जशीट भेजते समय नाम ऐड कर दिया गया है, किसी कारण से, रंजिश बात, दुश्मनी के कारण, कुछ भी कारण हो, वो कारण आप उस अलग अलग परिस्थितियों में आपके केस के अकॉर्डिंग वो बनता है, तो आपको भी री इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है, आप भी कराएं। देखिए, जब अभियुक्त री इन्वेस्टिगेशन कराता है, अगर वो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, बहुत पैसे नहीं लगते मेरे भाई, जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको फॉलो करो। री इन्वेस्टिगेशन का कोर्ट से आदेश मांगिए, अगर कोर्ट मान जाता है तब तो सही बात है, फिर से जांच होगी। अगर नहीं मानता है तो उस ऑर्डर को आप हाईकोर्ट चैलेंज करें, गारंटी है कि लाभ मिलेगा। ये रही बात दूसरी, अभियुक्त की तरफ से। तीसरी बात ये, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि साहब मेरा नाम FIR में नहीं था, कहीं कोई मेरा जिक्र नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ना हमारी इससे कभी बात हुई, फिर भी मेरा नाम चार्जशीट में फाइल हो गया। तो मैंने बताया उसी तरह से काम करिए आप। अगर अभियुक्त, फिर जब मामला गंभीर नहीं है तो आप सीधे तौर पे आप इंतजार करिए चार्जशीट का, जब चार्जशीट फाइल हो, सम्मान आए तो जमानत कराओ। फिर भी अगर आपको लगता है मेरा नाम गलत तरीके से सब कुछ हो गया और आपने री इन्वेस्टिगेशन का मौका भी खो दिया है, तो उसके बाद आप तैयार रहें सुनने के लिए बात। री इन्वेस्टिगेशन का मौका हाथ से निकल गया है तो आपको बताएं, जमानत कराएं। जमानत के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन जरूर फाइल करें। चाहे अब लोग कहते हैं कि यार छोटे मोटे मामलों में ही डिस्चार्ज मिलता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा, 376 में डिस्चार्ज हुआ है वो आदमी, 376 का मुकदमा खारिज हो गया, बंद हो गया चलना, क्यों? डिस्चार्ज मिल गया उसको। तो ऐसा नहीं है, अगर केस फर्जी है, आपके पास सबूत है, तो डिस्चार्ज मिलेगा, गारंटी है मिलेगा। तो जैसे ही जमानत कराएं, जमानत के बाद आपको चार्ज नहीं फ्रेम होने देना है, चार्ज नहीं बनवाना है, आपको पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालना है, तो आपको लाभ मिलेगा, श्योर मिलेगा। अगर मुकदमा फर्जी है, ध्यान दीजिए, कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप अभियुक्तों के बारे में दुनिया भर का रास्ता बताते हैं, दुनिया भर का लाभ बताते। भैया, दुनिया भर का लाभ उन्हें नहीं बताते, जो कानून में है प्रावधान, मैं उसी को चर्चा करता हूँ, उसी को बताता हूँ। मेरी किसी से भलाई बुराई दुश्मनी नहीं है, किसी से यारी नहीं है कि आप हमारे व्यक्तिगत दुश्मन हैं। जो चीज़ें हैं मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा।
अगर आपका कोई सवाल शेष रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। सवालों के जवाब आपको मिलेगा, श्योर मिलेगा। थोड़ा देर सवेर अलग बात है, बिजी होने के कारण। अगर फिर भी आपको कोई डिस्कस करना है, किसी मैटर पे, टॉपिक पे बातचीत करना है, तो कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूँ, या मेरा यूट्यूब चैनल के द्वारा कोई भी पैसा बातचीत करने का, डिस्कशन करने का नहीं लेता हूँ। कहने का मतलब ये चैनल सबके हित के बारे में बात करता है, लूट